healthcare biotechnology में we have started two things. One is insulin and the another one is vaccine production, right? Yes. 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 और वैक्सीन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे, एक्वायर्ड वाले. Yes, that is the characteristics of immunity. Immunity का था बच्चा लोगों, that is innate and acquired. So innate is the which type of immunity? Ready-made या फिर जिसको आप खुद मतलब वो करते हो? Innate is what type? Innate is man-made and acquired is natural. Own. Sorry, innate is what? Innate is man-made and acquired is natural. I guess आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हो, एक बार वापस से सोच के बोलो क्या बोल रहे हो. Innate I am पहले से asking होता you है, the acquired बाद में. Acquired is own. I am asking you the difference between innate immunity and acquired immunity, not between active and passive acquired immunity. ध्यान से सुनो बच्चा लोग, सोच के बोलो. innate का definition क्या था? innate क्या होता है? रेडीमेड हो रहा है ना, वहां पे मम्मा से बच्चे को मिल रहा है, राइट? Yes. तो वो नेचुरल हुआ या फिर मैन मेड हुआ? Natural. Natural. समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? मम्मा से चाइल्ड को डायरेक्टली मिल रहा है विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, तो ये नेचुरल हुआ या मैन मेड हुआ? विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा डायरेक्टली पास Natural. हो रहा है. यहाँ पे जैसे हमने कहा था, दिस इज अ रेडीमेड इम्यूनिटी. समझ में आया? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मम्मा को डायरेक्टली चाइल्ड को कुछ एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टली मिल रही है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, जब चाइल्ड स्टमक में होता है तभी, वोम में. ओके, क्लियर है? और Yes. एक्वायर्ड टाइप में वी हैव स्टडीड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वन इज एक्टिव एंड द अनदर वन इज पैसिव. तो उसमें क्या डिफरेंस था बच्चा लोग? देखो, डिफरेंस जब कोई भी पूछेगा ना, देखो यहाँ पे तीन टाइप का हमने टोटल पढ़ा. ओके, सबसे पहले था इनेट and the another one is acquired, right? So the difference, if anyone asks you, for innate it is a ready made immunity, right? Yes. And acquired में क्या करते हो? You are it. Okay, अब acquired में if anyone asks you what is the difference between this active and passive, so what is the difference? Consists of primary and secondary response. याद है? We have studied two types of Yes. responses, primary and first time when the pathogen encounter yourself, that is the primary response. When the same pathogen encounters you second time, that is your secondary response which your body is produced in against of that pathogen. समझ में आया? Yes, ma'am. And passive acquired immunity में one thing you have to remember, जहाँ पे आपका होता है pre-formed antibodies. Pre-formed antibodies. स्नेक बाइट का इंजेक्शन याद है? स्नेक का इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन. सो दिस इज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज. प्री फॉर्म, प्री मतलब पहले से, फॉर्म मतलब बने हुए. सो यहाँ पे इन पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको रेडीमेड मतलब कैसा हो रहा है, यहाँ पे भी देखो डिफरेंस. देखो यहाँ पे रेडीमेड इम्यूनिटी मीन्स व्हाट? डायरेक्टली यू आर गेटिंग फ्रॉम योर मदर, करेक्ट? दैट इज नेचुरली, यस और नो? Here is Yes. also ready-made antibodies is responsible, but this is not natural. इसको तो आप इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, yes or no? Yes. अब Yes. अगर आपको स्नेक बाइट की, अगर आप स्नेक बाइट का इंजेक्शन ले रहे हो बाय गोइंग टू द हॉस्पिटल, सो देयर इज नो नेचुरलिटी. आपकी बॉडी थोड़ी प्रोड्यूस कर रही है, आपने तो बाहर से वो इंजेक्शन लिया, करेक्ट? सो डिफरेंस समझो रेडीमेड. दिस इज योर रेडीमेड इम्यूनिटी एंड यहाँ पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आपको इंजेक्ट किया जाता है. दैट इज ऐसी एंटीबॉडीज जो पहले से बनी हुई है, सिर्फ आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं. क्लियर है बच्चा लोग? डिफरेंस समझ में आया तीनों में? Yes, ma'am. एक एक लाइन कैसे याद Yes, रखो? ma'am. जब इनेट इम्यूनिटी मीन्स रेडीमेड इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल दैट इज passing from your mother to the child in the womb. Okay, active में active acquired immunity consists of responses, that is primary response and secondary response when the pathogen encounters for the first time.
your body produces which type of response? Primary response. Okay, when the same pathogen come in contact with your body for the second time, it produces secondary response. What is the difference between both these responses? जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है दैट इज लिटिल स्लोअर एज कंपेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स. समझ में आया? सो Yes. सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज मोर फास्टर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. समझे? अब जैसे Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल आपको अगर कुछ भी फीवर वगैरह हो गया, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, किसी भी वायरस की वजह से आपको फॉर द फर्स्ट टाइम फीवर हुआ है, तो यू विल टेक मोर टाइम. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में आपको रिकवर होने के लिए 6 to 7 डेज लगे, तो जब सेकेंड टाइम आपको सेम वायरल इन्फेक्शन से फीवर होगा ना, it will take hardly 2 to 3 days. Why? Because in the फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ था, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स को कैसे बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, ओके, कि कैसा पैथोजन है, इसके अगेंस्ट कैसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना. आपको पता ना एंटीजन और एंटीबॉडीज का मतलब फाइटिंग होता है, इतना पता है आपको? Yes, जैसे फॉर ma'am. एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में कहीं पे कुछ भी हुआ है, तो आप देखते हो वहां पे रेडिश हो जाता है. किसी ने कुछ मच्छर वच्छर काटा है समझ लीजिए, तो रेडिश हो जाता है, Yes. राइट? तो वो Yes. रेडिश क्यों होता है बच्चा लोग? वहां पे एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन करके एक हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है. वो हिस्टामिन हार्मोन की वजह से यहाँ पे ना फाइटिंग होती है, किसकी? एंटीजन और एंटीबॉडी, डिजीज कॉजिंग और आपकी बॉडी को हेल्प करने वाला. एंटीबॉडीज कौन है? आपके बॉडी का वॉरियर, करेक्ट. और एंटीजन कौन है? जो बाहर से आया है. समझ में आ रहा है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होगा? फाइटिंग होगा, जिसके वजह से वो एरिया जहाँ पे इंफेक्शन वगैरह हुआ है ना, वो रेड हो जाता है. और इनफैक्ट यही नहीं, आपको जो फीवर होता है ना, उसका एक्चुअली रीजन क्या है पता है आप लोगों को? वो फीवर इसलिए नहीं होता है कि वो पैथोजेंस की वजह से होता है, बट वो फीवर इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन मतलब क्या? पैथोजन, राइट? एंटीजन मतलब क्या होता है? जो आपकी एंटीबॉडीज रिलीज करा सके, दैट इज कॉल्ड एंथोजन. यस और नो? Yes. सो पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है बच्चा लोग, तो आपकी बॉडी को पता चलता है कि ये हमारे बॉडी का नहीं है, राइट? सो फटाफट योर बॉडी स्टार्ट रिलीजिंग एंटीबॉडीज. अगर वो फर्स्ट टाइम है, दे विल रिलीज प्राइमरी रिस्पॉन्स. अगर सेम चीज सेकेंड टाइम, दे विल रिलीज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ओके, तो आपकी बॉडी जब एंटीबॉडीज रिलीज करती है, सो देर इज स्टार्टिंग फाइटिंग. फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जिसकी वजह से आपके बॉडी का, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन जो है एक पैथोजन है, ओके. अब आपको पता है कि पैथोजेन जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनीथिंग, बैक्टीरिया, वायरस, आप कुछ भी ले लो, ठीक है. अब ये फीवर वगैरह कैसे होता है? इसी की वजह से तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, राइट? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल. यस और नो? Yes. अब जैसे आपको Yes. कॉमन कोल्ड वगैरह, ऑल दिस थिंग्स आर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है. निमोनिया हो गया, दैट इज बैक्टीरियल, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. यस और नो? सो कैसा होता है? हाई टेम्परेचर पे हमको पता है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस एट हाई टेम्परेचर मरते हैं, ओके. हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं? दे डाई. दैट्स व्हाई आपकी बॉडी इनको किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है? हाई करती है, और जिसके वजह से यू फील लाइक फीवरिश, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको फीवर आया. समझ में आया? So that is nothing Yes, but the ma'am. actually fighting between this antigen and antibody. Because of this, your body increases the temperature to kill this organism or pathogen that is causing the release of antibodies. अब कैसा होता है, कभी कभी देखो कैसा होता है, अभी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी आपको फीवर आया एंड यू इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन, करेक्ट. बहुत ही सीवियर टाइम पे जब बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है आपको, आप तभी डॉक्टर के पास जाते हो. नहीं तो मोस्टली कैसा होता है, फीवर है एक दिन है, सेकेंड डे वो ठीक भी हो जाता है. या फिर कभी कभी आपको कैसा लगता है, इवनिंग में आप सोते हो तो फीवरिश टाइप लगता है, और मॉर्निंग में उठते उठते वो ठीक भी हो जाता है. हुआ है ऐसा? Yes, ma'am. हुआ. तो वो क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है बच्चा? देखो जैसे अभी सेम अगर कोई अलग टाइप का पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया है, ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि बॉडी आपकी क्या करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करती है टू किल दिस पैथोजन और दिस एंटीजन, ओके. सो एट दैट टाइम क्या हो जाता है समटाइम्स कि वो एक दिन में ही वो पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाता है. दैट्स व्हाई आपका फीवर कैसा ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है. देयर इज नो नीड ऑफ 2 or 3 days फीवर. बट समटाइम्स कैसा होता है, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैथोजन होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी बॉडी के लिए जल्दी किल नहीं होता. तब आप क्या करते हो? बाहर से जाके एंटीबॉडीज लेते हो.
देखो कितने बार तो ऐसा होता है कि तुम एंटीबॉडीज लेके आते हो बाहर से, एंटीबायोटिक्स सॉरी मेडिसिन बाहर से लेके आते हो एंटीबायोटिक्स, उसके बाद भी क्या होता है आपका फीवर जल्दी ठीक नहीं होता है, राइट। आपने एक टाइम मेडिसिन खाया, थोड़ा आराम मिलता है, फिर वापस से फीवर आ जाता है, फिर सेकेंड टाइम आपको फीवर आ जाता है, यस और नो। तो Yes. समटाइम्स इट इज रिकरिंग फीवर, व्हाई? बिकॉज आपका जो पैथोजन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो पैथोजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूर अनेबल, योर बॉडी इज अनेबल टू कंट्रोल इट और काउंटर इट। तो क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, राइट। तो ब्लड टेस्ट में दे फाउंड कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन और कौन सा इन्फेक्शन हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने निमोनिया का इन्फेक्शन लिया था, ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से आपको निमोनिया होता है, राइट। तो वो बाद में जब टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये वायरस है निमोनिया का, और आपकी बॉडी, योर बॉडी इज अनेबल टू डील विद दैट, ओके। सो दैट्स वाई फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं टू किल दैट बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। समझ कंसेप्ट ऑफ ऑल दिस? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. ओके, एनी डाउट टिल हियर बच्चा लोग? सबको वैक्सीन वगैरह एवरीथिंग इज डन। Yes. और Yes. वैक्सीन Yes, में sir. हमने ये भी स्टडी किया था लास्ट में लास्ट पॉइंट कि आपका वैक्सीन है दैट इज वेरी यूजफुल टू इरेडिकेट डेडली डिसीजेस, जिसके वजह से पहले बहुत लोगों की जान जाती थी। सो वैक्सीन आल्सो हेल्प अस टू इरेडिकेट ऑल दैट डिसीज। इरेडिकेट मींस व्हाट, टू एलिमिनेट, ओके। वो सारा डिसीज मतलब ऑलमोस्ट अभी नील के बराबर है, ज्यादा केसेस आपको दिखते ही नहीं है। अब वैक्सीन जैसे कि आपको मैंने पोलियो वगैरह बताया, राइट, 2 बूंद जिंदगी के, स्टार्टिंग में बच्चा हुआ नहीं कि उसको कितना 2-2 ड्रॉप्स पिलाते हैं, राइट। अब जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, तो ये सब की वजह से ना बच्चा लोग पहले बहुत सी जाने गई हुई, ठीक है। उसके बाद में फिर उसका वैक्सीन वगैरह निकला, तो अभी कैसे इनिशियल स्टेज पे ही लोगों को ये वैक्सीन वगैरह दे दिया जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है फ्यूचर में वो चीजें नहीं होती हैं। समझ में आया? अब अभी जो नया एडवांसमेंट आया बायोटेक्नोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्सीनेशन, कि अभी ना आर वैक्सीन बन रहा है। आर वैक्सीन मीन्स व्हाट, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट, ओके। सो अभी कैसा हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बन रहा है। समझ में आया? अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन? तो जैसे कि जो नॉन क्यूरेबल डिसीज है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, डिसीजेस में 2 टाइप के डिसीज होते हैं, वन इज कम्युनिकेबल एंड द अनदर वन इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल स्टैंड फॉर ट्रांसफरेबल। रब करूँ ये, सबको समझ में आया इतना? Yes, ma'am. कम्युनिटी पार्ट। Yes, ma'am. तो डिसीज में बच्चा लोग 2 टाइप का डिसीज होता है, वन इज communicable and the another one is non-communicable. Another name you can use infectious. Okay, this is non-infectious मतलब क्या, communicable या फिर infectious मतलब it is infecting from one person to another person. Non-communicable, non-infectious means this is not transferring. आप transferring word भी यहाँ पे use कर सकते हो। तो ऐसे diseases जो कि transfer हो रहा है from one person to another person, such type of disease is called as communicable disease. समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV वगैरह ले लो, कॉमन कोल्ड ले लो। आपका कॉमन कोल्ड अभी आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है, राइट। अब तुम छींक रहे हो, तुम स्नीजिंग कर रहे हो, व्हाइल स्नीजिंग यू आर नॉट कवरिंग योर माउथ, तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स विल गो टू द अदर पर्सन, राइट। या फिर वो Yes. टेबल पे या फिर किसी भी नॉन लिविंग चीज पे आपके ड्रॉपलेट्स गिरे हैं, व्हेन अनदर पर्सन टच इट, और सेम उसी पर्सन ने अगर अपने माउथ पे टच कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स विल एंटर इनटू द inside of another person, so that infection will be transferable to another person. समझ में आया? So the diseases which are spreading with the help of contact is called as communicable or infectious disease. नॉन कम्युनिकेबल मतलब जिससे ड्रॉपलेट्स वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि कैंसर। समझ में आया? सो आर कॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो बायोटेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांसमेंट दिखाया कि अभी वो आर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है, जिसको कैंसर में हेल्प किया जा रहा है, ओके। दैट इज यूजिंग फॉर द कैंसर, जहां पे आपका नेकेड डीएनए वैक्सीन यूज किया जा रहा है, वायरल वेक्टर्स यूज किया जा रहा है, और प्लांट डिराइव वैक्सीन भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया जा रहा है अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड वायरल डिसऑर्डर। क्लियर है बच्चा लोग, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ऑडिबल? Yes. ओके, तो किसी को कुछ डाउट नहीं है यहाँ तक, राइट? आपने ये लिखा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वाला पॉइंट लिखा है बुक में?
No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Okay, write this point. This is very important point. Now, biotechnology. Now biotechnology has been developed या फिर has been made advancement. Now biotechnology has been developed by making developed, okay, by making recombinant vaccines, by making recombinant vaccines. Please underline those words. recombinant vaccines, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो. to eradicate नहीं समझता तो प्लीज राइट इट एलिमिनेट. ओके, टू एलिमिनेट नॉन इन्फेक्टियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कैंसर. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कैंसर. डन. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अभी Yes. वैक्सीन के इसमें ना बच्चा लोग फील्ड में देखो जो भी नया एडवांसमेंट नया डेवलपमेंट है दैट इज रिगार्डिंग दिस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. इसके अलावा ओके, इसके अलावा जो एक नई चीज आई है दैट इज द ओरल वैक्सीन. अभी तक वैक्सीन का कैसे ले रहे थे आप लोग, इंजेक्शन वगैरह ले रहे थे इंजेक्ट करके, राइट. बट अभी लेटेस्ट कौन सा एक फाउंड किया गया है जहाँ पे ओरल वैक्सीन, मतलब सम डिसीजेस आर दिस टाइप जहाँ पे ऐसा पाया गया कि जब व्हेन यू टेक ओरली वैक्सीन दैट इज मोर हेल्पफुल. समझ में आया. तो अभी लेटेस्ट रिसर्च में अभी क्या डेवलप हुआ है, ओरल वैक्सीन हैज बीन डेवलप नाउ, जहां पे आपका जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स होता है ना, जैसे कि किसी किसी पैथोजन का, तो वो कब ज्यादा मतलब वो कब एक्टिव पाया जाता है, जब आप ये वैक्सीन ओरली लेते हो तभी आप उस डिसीज को ट्रीट कर पाओगे. इसके लिए अभी ऐसा ओरल वैक्सीन डेवलप हो रहा है. क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अभी ओरल वैक्सीन में होता क्या है बच्चा लोग, द जीन करेस्पॉन्डिंग टू सच प्रोटीन्स, ठीक है, जो मतलब ऐसे आपका जो पैथोजेंस है, जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है आपके पैथोजेंस है, दैट इज एक्टिव व्हेन एडमिनिस्टर्ड दिस वैक्सीन ओरली. समझ लीजिए आपका यहाँ पे पैथोजेन ए, ओके, सो इट इज गोइंग टू बी, ये आपका कब मतलब जब इसका फाइटिंग होगा, ये पैथोजेन है तो ये क्या रिलीज कराएगा, अभी आपकी बॉडी में एंटर किया, ओके, अब इसके अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं है, सो यू आर एबल टू टेक वैक्सीन. ठीक है, आपको वैक्सीन लेना है. तो रिसर्च में ये पाया गया बच्चा लोग कि वैक्सीन जब आप ओरली इंजेक्ट कर रहे हो ना आपके माउथ में, ओरली हम मेडिसिन लेते हैं, करेक्ट. Yes. तो जब ये वैक्सीन आप ओरली लोगे तब ये पाया गया कि ये पैथोजेन ज्यादा इफेक्टिवली किल होता है. दैट्स वाई अभी वैक्सीन को क्या करने का ओरली वो किया जाता है. दिस इज इंट्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इन प्लांट जीनोम. प्लांट जीनोम में इसको ज्यादातर इंट्रोड्यूस करके सबसे पहले बेसिकली इसको हमने प्लांट जीनोम में इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे क्या प्रोडिक्ट उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या निकला कि उसने प्लांट ने आपके इम्यूनोजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस किया. समझ में आया. Yes, ma'am. So is this in this case the people get vaccinated, okay, the person become vaccinated against this certain pathogens. These vaccines are called as edible vaccines. एक काम करो, जहां पे आप अभी वैक्सीन का लिख रहे थे ना वहां पे एक छोटा सा हेडिंग दे दो, एडिबल वैक्सीन.
डन. Yes, ma'am. ओके. अब एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ बच्चा लोग. इस ओरल वैक्सीन और एडिबल वैक्सीन में एग्जैक्टली क्या होता है. अभी जैसे कि जो कुछ पैथोजेंस है ना, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. ओके. विच प्रोटीन. इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. आपका पैथोजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है. इम्यूनोजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है. सो ड्यूरिंग दिस ओरल वैक्सीन, ये ओरल वैक्सीन के लिए क्या कर रहा है. ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन को हम पैथोजन से निकाल रहे हैं. ओके. वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस इम्यूनोजेनिक प्रोटीन और हम लोग इस प्रोटीन को प्लांट में डाल रहे हैं. ओके. वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस एंड द जीन. अब यहाँ पे इम्यूनोजेनिक प्रोटीन आपने निकाला, इसमें से we will find out the gene that is responsible for this response. मतलब इसमें से जो जीन रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. समझ रहे हो बात मेरी. इम्यूनोजेनिक प्रोटीन मतलब क्या. जो रिस्पॉन्स आपका प्रोड्यूस कर रहा है. ओके. तो उसके पीछे कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोड्यूसिंग दिस इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. यस और नो. Yes. Yes. रुको मैं आपको थोड़ा सा. दिस इज योर पैथोजन. पैथोजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है. इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. ओके. अब इम्यूनोजेनिक प्रोटीन किससे प्रोड्यूस हो रहा है. ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम जीन, राइट. सो जीन, करेस्पॉन्डिंग जीन आप बोल सकते हो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. सो इन पैथोजेन आपका इम्यूनोजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है जिसके लिए करेस्पॉन्डिंग जीन रिस्पॉन्सिबल है. सो वी विल टेक इट आउट दिस जीन. इस जीन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और किसमें इंसर्ट करेंगे. टेकिंग आउट दिस जीन, इंसर्टिंग इनटू द प्लांट. कॉन्सेप्ट समझ रहे हो. तो क्या होगा, जब भी करस्पॉन्डिंग जीन जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इस जीन को निकाल के आप प्लांट में डाल रहे हो. कहां से ये जीन निकाल रहे हो. फ्रॉम दिस पैथोजेन. करेक्ट. पैथोजेन से आप करस्पॉन्डिंग जीन निकाल के प्लांट में डाल रहे हो. तो आपका प्लांट क्या करेगा बच्चा लोग. द प्लांट विल प्रोड्यूस दिस इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. समझ में आया. Yes, ma'am. Yes. Yes, तो ma'am. जस्ट बाय फीडिंग ऑन सच टाइप ऑफ प्लांट, जब उस प्लांट्स को आप खाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट वैक्सीनेटेड. सच वैक्सीन्स आर कॉल्ड एज एडिबल वैक्सीन्स. ओके. इंसर्टिंग इनटू द प्लांट. नाउ प्लांट इज प्रोड्यूसिंग इम्यूनोजेनिक प्रोटीन. अब लास्ट में animals will feed this plant. Okay. Animal will feed into this plants. एनिमल्स में आप ह्यूमंस भी आ गए. ओके. या फिर आप इसको अलग से भी ह्यूमंस लिख सकते हो. तो जो भी एनिमल्स या ह्यूमंस ऐसे टाइप के प्लांट्स को खाएंगे, दे आर ऑटोमेटिकली विल गेट वैक्सीनेटेड. क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया अच्छे से. किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज बता दो. वेरी सिंपल. आपका पैथोजन है जिसके पास इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है. नाउ अभी इम्यूनोजेनिक प्रोटीन के लिए ऑब्वियसली देयर इज सम जीन गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल. So we will just take out this responsible gene, or you can say corresponding gene from this pathogen, and we will just insert it into the plant. अब हमने प्लांट में जीन डाल दिया तो आपका प्लांट वो टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. Sure, no. So when such type of protein is produced by the plants, and when you eat such type of plants, you're automatically getting vaccinated. Such type of vaccines is called as edible vaccines because directly you are feeding that plant. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Consume. अब समझ लो हमने इस पैथोजन से निकाला, राइट. तो जब इसका जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, जो रिस्पॉन्स है, आप पहले से आपके पास वैक्सीनेट
हो गए हो आप, तो जब ये पैथोजन एंटर भी करेगा आपके बॉडी में, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि इसके एंटीबॉडीज इसके अंदर तो प्रेजेंट ही होगी ना। अब स्नेक के अंदर पॉइजन होता है तो वो उसको खुद को क्यों अफेक्ट नहीं करता? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी, सो दैट्स व्हाई। अभी ऐसा पैथोजन है जिसके अंदर से आप खुद ही, मतलब आपने पहले ही इसके अगेंस्ट वैक्सीन, मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, क्या होता है, इट इज नथिंग बट द वीकेंड पैथोजन, राइट? तो इसका जो भी जिसके वजह से डिजीज होता है, आपने पहले उसका वीकेंड फॉर्म जब आप ऑलरेडी खा चुके हो विद द हेल्प ऑफ दिस एडिबल वैक्सीन, इट इज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू योर बॉडी, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स पहले ही आपकी बॉडी क्या कर चुकी है, प्रोड्यूस कर चुकी है। सो व्हेन द सेकंड टाइम, फॉर द सेकंड टाइम when you will get encounter with this pathogen, your body is going to produce which type of response? बोलो। प्राइमरी Second. रिस्पॉन्स के बाद कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है? Second response. सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर फास्टर। क्लियर है? Yes. सो यू वांट टू राइट दिस? Yes, ma'am. लिखना है तो Yes. लिख लो। Yes. So finally this is nothing but the edible vaccine. पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने आपको कैसे होता है। ऊपर आपने एडिबल वैक्सीन लिखा है ना, यहाँ लास्ट में एनिमल्स विद फिट दिस डैश डाल के एडिबल वैक्सीन लिख देना। डन बच्चा लोग? I'm ready. डन? No, ma'am. ओके। मैम हाँ बच्चा बोलो। मैम वो एनिमल्स विल के बाद क्या लिखा है? एनिमल्स विल फीड दिस, एफईडी फीड, या फिर FEED भी फीड लिख लो। फीड दिस मतलब ईट लिख लो। ओके, ऐसे प्लांट्स को डायरेक्टली आप जब ईट कर रहे हो, यू आर फीडिंग ऑन सच टाइप ऑफ प्लांट, तो आप ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। डू वन थिंग, यहाँ पे ईट दिस आगे प्लांट लिख लो। ओके, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। एनिमल्स विल ईट दिस प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस, ह्यूमंस भी वहां पे लिख लो। मैम एक्चुअली एनिमल्स एंड ह्यूमंस तो एक ही कैटेगरी में आएंगे ना। हाँ, ह्यूमंस एनिमल्स के ही कैटेगरी में आएंगे, यस आई नो, बट कैसा होता है इन फ्यूचर जब आप रेफरेंस रिफर करोगे अगेन दिस नोट्स, तो मे बी यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। सॉरी। बिकॉज प्लांट जो है उसको तो ग्रेजिंग एनिमल्स भी ईट करते हैं ना। तो जैसे आप वैक्सीनेट हो रहे हो, जैसे ह्यूमंस वैक्सीनेट हो रहे हैं, इन द सेम सेंस आपके जो एनिमल्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो ऐसे प्लांट्स को ईट करे, दे आर आल्सो गेटिंग वैक्सीनेटेड। डन दिस मच बच्चा लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब इस एडिबल वैक्सीन का एक एग्जाम्पल है, दैट इज मेल्ट इन द माउथ। ऐसा टाइप का वैक्सीन है, मेल्ट इन द माउथ मतलब जहां पे आप अपने मुंह में
टंग के नीचे इस वैक्सीन को रखते हो एंड इट गेट्स मेल्टेड इन योर माउथ और वो डायरेक्टली क्या हो आपके ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई हो जाता है। अब ये ऐसा वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हुआ है? सो दिस इज मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय जस्ट आपके बाय पुटिंग इट बिलो योर टंग, ओके, इट ऑटोमेटिकली गेट सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड स्ट्रीम। तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है दैट इज बैसिलस, इसको प्रोड्यूस करता है। ओके, तो सच टाइप ऑफ वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस, जो कि किसके ट्रीटमेंट के अगेंस्ट है? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। आपने ये लिखा ना पूरा एडिबल वैक्सीन तक? Yes, ma'am. ओके, तो डू वन थिंग, उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, मेल्ट इन माउथ, अंडरलाइन कर लो वैक्सीन, प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस अगेंस्ट फ्लू। डन, बस इतना ही लिखो। ओके, सो बाकी की चीजें वी कैन अंडरस्टैंड एंड स्टडी। मेल्ट इन माउथ, देखो बच्चे लोग नाम से समझ में आ रहा है आपकी वैक्सीन कहाँ है, माउथ में ही एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके, सो मेल्ट इन माउथ वैक्सीन के सिचुएशन में क्या होता है, आप टंग के नीचे ऐसे वैक्सीन को रखते हो, डायरेक्टली इट गेट सप्लाई टू योर ब्लड स्ट्रीम, वो मेल्ट हो जाता है तुरंतली आपके माउथ में, जैसे आप उसको टंग के नीचे रखते हो। ओके, सो इट विल गेट सप्लाई टू विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड स्ट्रीम, वो सप्लाई हो जाएगा। अब ये प्रोड्यूस किससे किया जाता है? सो इट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस बैसिलस। किसके अगेंस्ट में होता है? इट इज प्रोड्यूस अगेंस्ट द फ्लू। ओके, बीच में फ्लू सुने थे ना आपने, ब्लड फ्लू, कितने फ्लूज आते हैं? सो अगेंस्ट दिस फ्लूज, दिस स्वाइन फ्लू, यस स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, जिसकी वजह से काफी लोग भी मर गए थे। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। तो दिस इज, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने लिखा कि इट इज प्रोड्यूस अगेंस्ट द फ्लू, और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? बैसिलस करता है। अब ये जो ऐसे टाइप की वैक्सीन है, दे आर वेरी कंफर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आपको ना पेन हो रहा है ना कुछ, आप जस्ट टंग के नीचे रख रहे हो एंड इट गेट मेल्टेड, राइट? सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज वेरी कंफर्टेबल, लो कॉस्ट, और बहुत ही इजी है इसको स्टोर करना। डन दिस मच? Yes, ma'am. Okay, now the next one is agriculture. यहाँ पे healthcare biotechnology we are done with this. Next is your agriculture and उसके बाद में आपका जो जीन थेरेपी है। So first हम लोग एग्रीकल्चर में देखते हैं। आप लोग उसी पे हो ना बच्चा लोग, या फिर नया नया लिख रहे हो जो हम लोगों ने डायग्राम किया था, लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जीन थेरेपी, देन जीएमओ। अभी आप लोग जो भी हेल्थ केयर का लिखे वो यहीं पे दोनों लिखे या नीचे नया नया स्टार्ट कर रहे हो? Ma'am, new one start कर। New. ओके, न्यू स्टार्ट करो। ओके ओके फाइन, ओके ओके फाइन, नो इश्यू। तो फिर एग्रीकल्चर का हेडिंग दे दो अभी, दैट इज द बी पार्ट। सो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जीएमओ अगेन आता है, बीटी कॉटन, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। आप लोग हेडिंग दे दो। डन? Yes, ma'am. ओके, सो एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर ऑलरेडी नो, जैसे कि टिश्यू कल्चर हो गया, माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी का तो सेम है। देखो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकता है? इट इज जीएमओ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बीटी कॉटन नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. Yes. क्या होता है उसमें? B stands for what? T stands for what? बताओ। Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Yes, Bacillus thuringiensis. ओके, अब बीटी कॉटन में तुम मुझे ये बताओ होता क्या है? नाम तो सुना है ना आपने, बट बीटी कॉटन होता क्या है?
So the cotton plant that is developed with the help of biotechnology with the strain of this Bacillus thuringiensis is called as BT cotton, that is resistant against this pathogen. समझ में आया? बच्चा लोग समझ में आया? No, ma'am. Say at least yes or no. If no, then say no. तो बीटी No. कॉटन में बच्चा लोग, ये फुल फॉर्म आपको पता है ना, बैसिलस thuringiensis, तो ऐसा क्यों? तो नॉर्मली आपका जो कॉटन प्लांट है उसके जो रूट्स होते हैं ना, इट गेट अगेन एंड अगेन इन्फेक्टेड with through this virus or you can say bacteria. एक मिनट बस. ओके, तो आपका जो प्लांट है कॉटन प्लांट, वो कैसा हो रहा था, बार बार इन्फेक्ट हो रहा था. इनफैक्ट समझ रहे हो, उसके जो रूट्स है ना वहां पे ट्यूमर टाइप फॉर्म्स हो रहे थे लाइक दिस. सो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये जो बैक्टीरिया है इसका स्ट्रेन निकाल के इस प्लांट में इंजेक्ट किया. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप एडिबल वैक्सीन का देखे ना, वहां पे भी क्या कर रहे थे, पैथोजन से निकाल के प्लांट में इंजेक्ट किया, राइट? Yes. क्योंकि Yes. पैथोजन के पास ऑलरेडी जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, सेम इन द सेम थिंग. यहाँ पे भी सेम चीज किया, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपका जो बीटी कॉटन है नाउ इट विल गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस. अभी इससे क्या इफेक्ट नहीं होगा. तो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जीएमओ देखते हैं, बीटी कॉटन देखते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट. ओके, जो पेस्टिसाइड से इन्फेक्ट होकर खराब हो जाते हैं प्लांट, ऐसे टाइप भी क्या है, पेस्ट रेसिस्टेंट. इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चा लोग एग्रीकल्चर में बायोटेक का हेल्प, दैट इज वो दो चीज है, योर टिश्यू कल्चर एंड द अनदर वन इज माइक्रो प्रोपोगेशन. मुझे दोनों में डिफरेंस बताओ आप लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिफरेंस क्या है बताओ? पता है आप लोगों को, टिश्यू कल्चर तो पढ़ा होगा ना आप लोग ने पहले भी. आवाज आ रही है मेरी? कुछ Yes, पूछ लेती ma'am. हूँ तो आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो. इट इज लाइक आई एम नॉट ऑडिबल टू यू ऑल. टिश्यू कल्चर पढ़े हो इसके पहले? एनी आइडिया अबाउट दिस टिश्यू कल्चर और दिस माइक्रो प्रोपगेशन? मैम स्मॉल टिश्यू से बहुत सारे लीफलेट्स बनते हैं, प्लांट के लीफलेट्स टिश्यू कल्चर में. लीफलेट्स बनते हैं टिश्यू कल्चर में प्लांट के बहुत सारे. ओके, और आई वांट मोर आंसर्स. Tissue culture can be create plant directly. डायरेक्टली प्लांट. ओके, और टिश्यू Done. कल्चर से टिश्यू हम्म. कल्चर से एक एनिमल या फिर प्लांट के फ्रैगमेंट्स लेके उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उनकी Yes. पॉपुलेशन को रिवाइव कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. और डन हो गया सबका? ओके, नाउ लेट मी टेल यू टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन में डिफरेंस बच्चा लोग ये है कि बेसिकली योर टिश्यू कल्चर इज यूज्ड इन दिस माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक. अब पहले माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं. ओके, सो माइक्रो प्रोपगेशन इज नथिंग बट मेकिंग 1000 और 2000 कॉपीज ऑफ द सेम प्लांट. क्लोनिंग याद है, क्लोनिंग पढ़े हैं हम लोग, राइट? Yes. तो Yes. माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है, अभी जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, तुमको इसका बहुत सारा कॉपी चाहिए ऑफ दिस सेम प्लांट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर अभी आपके माइक्रो प्रोपगेशन में यूज होगा. फॉर व्हाट पर्पस, ध्यान से सुनो. टिश्यू कल्चर इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोपगेशन फॉर लार्ज स्केल प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट इन शॉर्ट ड्यूरेशन. ये आपका माइक्रो प्रोपगेशन हो गया. इतना क्लियर है सबको? ज्यादा Yes. अमाउंट ऑफ प्लांट्स कम से कम टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो प्रोपगेशन यूज किया जाता है. तो इसमें टिश्यू कल्चर का काम क्या है ये सुनो. स्टोरिंग जर्म प्लाज्म. अब तुमको ये प्लांट की चीजें बहुत सारी ग्रो करनी है, राइट? तो क्वांटिटी और टाइम बचाने के लिए यू विल यूज दिस टेक्निक, बट एग्जैक्ट प्लांट यू वांट टू ग्रो हियर, राइट? सो फॉर दैट यू विल यूज दिस टिश्यू कल्चर. जर्म प्लाज्म समझते हो? जर्म प्लाज्म क्या होता है बच्चा लोग? It is
sum of all the genes that is responsible for similarity as well as variation. That is called as germplasm collection. आप बोल सकते हो. Okay, germplasm collection क्या होता है? Collection of addition of all the genes that is responsible for similarity and variation. Heredity समझते हो ना? That is similarity carrying from one generation to next generation. Yes or ma'am. no? Yes. 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 ma'am. So germplasm is the collection of the genes responsible for the heredity and variation. So tissue culture technique ultimately is used for storing this germplasm. अभी आपको ये प्लांट का ही और कॉपीज चाहिए, राइट? तो यू विल यूज दिस टिश्यू कल्चर कि आप इसके जो जीन से निकाल के उसको पहले हम लोग एक माइक्रो स्केल होता है और एक होता है मैक्रो स्केल. ओके, तो माइक्रो स्केल में यू यूज दिस टेक्निक. स्मॉल स्केल समझते हो? That is micro Yes. scale. When you use on the small scale, तो with the help of tissue culture, अभी जैसे किसी ने तो कहा ना leaflets arise कर सकते हैं हम, या फिर पूरा का पूरा Yes. plant arise करते हैं. So all the answers were correct. Yes. So with the help of this tissue culture, आपको जैसे leaflet सिर्फ arise करना है, तो you will take the cells of this leaflet only, right? आपको सिर्फ flower Yes. बनाना है, तो you will take the cells of this flower only. तो ये हो गया हमारा माइक्रो स्केल. नाउ इन मैक्रो स्केल मतलब लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे आपको पूरा का पूरा सेम प्लांट ग्रो करना है. सो यू विल विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर यू विल टेक आउट द जीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल प्लांट और जिसको आप बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे ग्रो करोगे. समझ में आया? Yes. डिफरेंस ma'am. क्लियर है सबको? डिफरेंस Yes, समझ में आ बच्चा लोग? Yes, Okay. ma'am. ओके ओके ओके. सो माइक्रो प्रोपोगेशन में हमने क्या किया? क्लोन्स प्रोड्यूस किए. यू कैन से वन टाइप, राइट? क्योंकि क्लोन मतलब क्या होता है? जेनेटिकली एंड इट इज ऑलमोस्ट सेम. करेक्ट? Yes. Yes. ओके. अब यहाँ पे ये आपका जो मैक्रो प्रोपोगेशन है ना बच्चा लोग, वो कब यूज होता है? इट इज मोस्टली. अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नॉर्मल सा प्लांट है, ठीक है, अभी तुम्हारा समझ लो सोलानम निगरम है. ओके, सोलानम इसका ट्यूबरस हम ले लो, चलो ठीक है, पोटैटो प्लांट. ओके, अब इसका नॉर्मली पोटैटो प्लांट का काम क्या है? आपका नॉर्मल पोटैटो ही ग्रो कर रहा है, राइट? तो तुम Yes. नॉर्मल पोटैटो ग्रो करने वाले प्लांट को थोड़ी इतना खर्चा करोगे कि टिश्यू कल्चर लैब में लेके जाओगे, इसके सेल्स निकालोगे और फिर उसको माइक्रो प्रोपोगेशन लार्ज स्केल में ग्रो करोगे जस्ट टू गेट दिस पोटैटोस. करोगे क्या ऐसा? No. no. So this technique is used for those plants which produce resistant gene, या फिर जो कि बहुत ही highly variable genes produce करता है, मतलब something different, something special as compared to normal plants. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को वो याद है हमने ग्राफ्टिंग वगैरह में जो पढ़ा था कि दो प्लांट के जीन्स वी आर एडिंग इन वन प्लांट, राइट? Yes. सो अब टिश्यू कल्चर में कैसे होता है? जैसे मैं जैसे शुगर का प्लांट का बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे कैसा होता है? अभी आपके जो रूट्स होते हैं ना, स्टिल्ट रूट्स होते हैं शुगर केन के प्लांट में, राइट? तो समटाइम्स इन नॉर्थ इंडिया, आपका जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, वहां पे आपका जो शुगर केन का प्लांट है ना, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता है. और जो साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया में आपका शुगर कैन का जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा है. ओके, इट इज वेरी गुड, मतलब ग्रो होता है, एज वेल एज वेरी जूसी. जो शुगर कंटेंट होता है ना बच्चा लोग, शुगर कैन का, आप उसको कैसे वो करते हो, अच्छा है कि खराब है? विद द हेल्प ऑफ द शुगर कंटेंट, राइट? Yes. शुगर कैन में आपको शुगर का ही तो नीड है ना, और बाकी का चीज क्या चाहिए रहेगा? तो जो साउथर्न पार्ट है ना साउथ इंडिया का, वहां के पार्ट में आपका जो शुगर कैन का प्लांट है, इट इज वेरी गुड ग्रोइंग एंड वेरी जूसी. लेकिन जब सेम प्लांट आपने नॉर्थ इंडिया में कोशिश किया ना ग्रो करने का, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली में हुए हैं. ओके, जब सेम प्लांट साउथ इंडिया वाला हमने नॉर्थ में ग्रो करने का ट्राई किया तो वो ग्रो नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ये प्लांट वहां पे कंफर्टेबल नहीं था इसका, क्योंकि सॉइल वगैरह एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? क्लाइमेट इज डिफरेंट, सॉइल कंडीशन इज डिफरेंट, सारी चीजें फेवरेबल अलग होती कंडीशन है. नहीं थे. सॉरी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे. यस, फेवरेबल कंडीशन इसको यहाँ पे नहीं हुआ, सुटेबल उसको नहीं मिला. तो ये प्लांट जब हमने साउथ वाला प्लांट नॉर्थ में ग्रो किया तो वो ग्रो ही नहीं हुआ. तो अब साइंटिस्ट मतलब बहुत ही परेशान हो गए कि अब क्या करें, बिकॉज वी वांट
यहाँ पे भी हमको चाहिए ना इंक्रीज, जो यील्ड है हमारा, वी वांट इंक्रीज हियर आल्सो इन नॉर्थ इंडियन पार्ट आल्सो, राइट। तो उन्होंने क्या किया बच्चा लोग, जो आपका नॉर्थ इंडियन का प्लांट था ना शुगर कैन का, वो कैसा था, ग्रो हो रहा था, बट वो कैसा था, बहुत ही स्लो ग्रो हो रहा था। इसके अलावा वेरी लेस कंटेंट ऑफ जूस, शुगर का जो कंटेंट था इट वाज वेरी लेस, बहुत ही कम था। तो दे कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू प्लांट। कौन सी प्रॉपर्टी कंबाइन करेंगे आप, तो मुझे बताओ। उनको क्या करना था, प्लांट कहाँ ग्रो करना था, नॉर्थ इंडिया में, ओके। लेकिन साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है, प्लांट है, वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कंबाइन करेंगे, मुझे बताओ जरा, सोचो, दिमाग लगाओ। एनी आइडिया, सोच रहे हो आप लोग, बता रहे हो या बोलूं मैं? आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो आप लोग बता रहे हो या मैं बताऊं? मैम आप ही बताओ। ओके, सो देखो, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया जो था, वहां पे आपका प्लांट ग्रो अच्छे से कर रहा था, बट उसका शुगर कंटेंट कम था, राइट। बट जो ग्रोइंग प्रॉपर्टी है ना, मतलब ये यील्ड है एक्चुअली, ये जो मैंने ग्रो लिखा ना, दिस इज यील्ड। यील्ड समझते हो, Yes. YEILD, यील्ड मतलब एट द हाँ। एंड में आपको कितना मिल रहा है, ओके। तो यील्ड जो है नॉर्थन पार्ट में वो कम था और साउथ वाले पार्ट में ज्यादा था, लेकिन साउथ वाला प्लांट नॉर्थ में ग्रो नहीं हो रहा था। सो दे टेकन सच अ प्लांट जिसमें उन्होंने दोनों प्लांट की प्रॉपर्टीज कंबाइन की। अब साउथ का क्या क्या प्रॉपर्टी कंबाइन किया, हाई यील्ड, इसके अलावा हाई शुगर कंटेंट, ओके। दिस टू प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम साउथ। जो साउथ इंडियन वाला प्लांट था, ये दोनों प्रॉपर्टीज उसकी हैं, ओके। Yes. अब नॉर्थ वाले पार्ट का कौन सा प्रॉपर्टी लिया उन्होंने, ग्रोइंग, जो मतलब इसका ग्रो होने का कैपेबिलिटी था ना प्लांट में, क्योंकि नॉर्थ में भी प्लांट्स तो ग्रो हो ही रहे थे, लेकिन जो यील्ड था और जो शुगर कंटेंट था दैट इज वेरी लो। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो ग्रो होने वाला प्रॉपर्टी है, मतलब इस कंडीशन में, ऐसा सॉइल, ऐसा पीएच, ऐसे क्लाइमेट में जो ग्रो होने की कैपेबिलिटी है, दे कंसिडर दिस जीन्स इनटू दिस प्लांट, ओके। सो ग्रो होने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज टेकन फ्रॉम दिस नॉर्थन प्लांट, और दोनों को क्या किया, दे जस्ट कंबाइन इट, कंबाइन कर दिए, तो तीनों प्रॉपर्टीज एक प्लांट में मिल गई। अब इस Yes. प्लांट में यील्ड भी अच्छा है, शुगर कंटेंट भी ज्यादा है। अब जो कि ये प्लांट यहाँ नहीं ग्रो हो पा रहा था, तो ग्रो होने की प्रॉपर्टी उन्होंने नॉर्दर्न प्लांट से ले ली, राइट। तो अभी ये प्रॉपरली ग्रो भी हो रहा है। सो माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होगा बच्चा लोग, अब ऐसा प्लांट दैट इज कंसिस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू डिफरेंट प्लांट, जो कि अलग अलग जगह ग्रो हो रहा है, ओके। सो ऐसी प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ मैक्रो प्रोपगेशन दे विल मेक इन मोर नंबर। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो क्लियर, यहाँ पे एग्रीकल्चर में दो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन, दोनों के बीच में आई होप डिफरेंस इज नाउ क्लियर। यस। तो यस। चलो लिखो अभी एग्रीकल्चर में भी, राइट सम पॉइंट्स। Applications of biotech, BT, applications of biotechnology. In agriculture, consist of GMO, consist of GMO, BT cotton, PRP, that is pest resistant plants, TC, that is tissue culture and micro propagation.
Okay. So application of biotechnology in agriculture involves GMO, BT cotton, PRP, that is pest resistant plants, tissue, that is tissue culture, and micropropagation. Done this much, बच्चा लोग? Yes, ma'am. Okay, next Yes, point लिखो, second point. Tissue culture technique is used for storing germ plasm and maintaining and maintaining and maintaining specific genetic type, that is clone. मैम हाँ बच्चा बोलो. मैम रिपीट करो ना ये पॉइंट. Tissue culture technique is used for storing germ plasm, GERM-PLASM, germ plasm, and maintaining a specific genetic type, थैंक यू मैम. Welcome बच्चा. Done everyone? यस मैम. Yes. Okay. Yes. So here we done with the agriculture also. Now the next one is gene therapy. Gene therapy में जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, there are two types. One is gene line therapy, germline gene therapy, and the another one is somatic cell therapy. Somatic cell gene therapy. Okay. So gene therapy के heading तो बच्चा लोग पहले first we'll see कि gene therapy क्या होता है, then we'll see the two different types of gene therapy. Okay. Give heading of gene therapy, that is the C part of this application. Done? बताऊं अभी? यस मैम. Yes, Okay, ma'am. so gene therapy is nothing but it is ultimately the treatment, okay, treatment of disease by replacing, altering और supplementing a gene. अब जैसे आपको ADA deficiency पता है? Disease, okay, adenosine diamine deficiency, adenosine deaminase deficiency, okay, ADA. समझ में आया? So this is a one type of disease, that is ADA deficiency, that is called as adenosine deaminase deficiency, जो सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची में पाया गया था. ओके, सो सबसे पहले आपका जीन थेरेपी किसको दिया गया था वो देखो. सबसे पहले 4 इयर्स की एक बेबी गर्ल थी जिसमें ये डिसीज पाया गया, दैट इज एडेनोसाइन डियामाइनस डिफिशियंसी. सो फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रीटमेंट वाज गिवन टू दैट 4 इयर्स गर्ल चाइल्ड. समझ में आया? तो आपका जीन थेरेपी होता क्या है बच्चा लोग? इट इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. ओके, अगर किसी को कोई डिसीज है तो उसको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी यूज किया जाता है, जहां पे क्या करते हैं, आपका जो जीन है डिफेक्टिव जीन यू कैन से. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया आप लोगों को पता है, राइट? हेमोफीलिया पता है, फिर कलर ब्लाइंडनेस पता है. तो ऑल दिस डिसीजेस आर द जेनेटिक डिसऑर्डर, यस और नो? Yes. दैट इज कैरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अगर आपके पेरेंट्स को हेमोफीलिया इज बोथ द जीन, जैसे हम रेसेसिव एंड डोमिनेंट समझते हैं हम. व्हाट इज रेसेसिव एंड व्हाट इज डोमिनेंट पता है आप लोगों को? से एटलीस्ट यस और नो, पता है या नहीं पता है डोमिनेंट क्या होता है, जीन एंड रेसेसिव जीन क्या होता है? No, ma'am. No. ओके, सो रेसेसिव मतलब क्या होता है बच्चा लोग? डोमिनेंट इज लाइक जो कि दूसरे पे हावी करता है. अब हमको ये पता है, जैसे कि आप सेक्स क्रोमोसोम की बात कर लो, इट कैन बी आइदर एक्स एक्स
और XY, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, करेक्ट? इतना पता है हमको? Yes. सो इन क्रोमोसोम्स में ना बच्चा लोग, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, ओके। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बात की है हेमोफीलिया, सो हेमोफीलिया इज द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज पासिंग फ्रॉम वन टू अनदर, ओके। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, तो हेमोफिलिक जीन कैसा होता है? दिस एक्स विल कैरी वन रिसेसिव जीन, ओके। अब ये कैसे? दिस इज रिसेसिव, मतलब दिस फीमेल विल बी अ कैरियर, ओके। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ के रखो, जब आपका एक ही जीन, दो जीन में से एक जीन हेमोफिलिक है, तो दिस फीमेल विल बी कैरियर, मतलब उसको तो डिसीज नहीं है, बट इन फ्यूचर इट इज पॉसिबिलिटी देयर कि उसका जो बच्चा होने वाला है, या मेल या फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब वो, तो वो कैसा होगा? शी विल बी कैरियर या फिर वो हेमोफिलिक होगी, ओके। तो ये भी हम लोग जेनेटिक पार्ट जब करेंगे तब देखेंगे। इतना समझ में आया आपको? Yes, तो ma'am. डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है बच्चा लोग? अब जैसे यहाँ पे ये सिर्फ एक जीन पे प्रेजेंट है, ओके, और दूसरे वाले पे नहीं है, तो डोमिनेंट मतलब, डोमिनेंट कब होता है? जब यहाँ पे दोनों जीन्स पे प्रेजेंट होता है। तो डोमिनेंट मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि आपकी बॉडी में एक्सप्रेस होता है, ओके। सच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट, मतलब कौन ज्यादा है। अब जैसे देखो, पूछते ना घर पे आपकी किसकी चलती है, मम्मा की चलती है, पापा की चलती है, ओके। सो अगर आपकी मम्मा की चलती है तो इट मीन्स योर मम्मा इज डोमिनेंट ओवर योर डैड। क्लियर है? इतना समझ में आया? सो Yes. यहाँ पे भी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, दैट जीन इज डोमिनेंट ओवर द जीन विच इज नॉट एक्सप्रेसिंग इट। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, सो ma'am. अल्टीमेटली आपका जीन थेरेपी इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, जो कि ऐसे जो डिफेक्टिव जीन्स है ना, उनको रिप्लेस करके या उनको रिमूव करके, या फिर कोई भी चेंजेस, पहले देखते व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अगर उसको रिपेयर करके ही आपका डिसीज जो वो ठीक हो रहा है, तो जीन थेरेपी इज नथिंग बट द रिप्लेसिंग और अल्टरिंग और सप्लीमेंटिंग अ जीन जो आपके एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? तो सबसे पहले ना आप जीन थेरेपी का एक डेफिनेशन लिख लो बच्चा लोग। जीन थेरेपी is the treatment of disease by replacing, gene therapy is the treatment of disease by replacing or altering or supplementing a gene by replacing or altering or supplementing a gene that is absent or responsible for abnormality, that is absent or responsible for abnormality. Miss, repeat. Gene therapy is the treatment of disease by replacing or altering or supplementing a gene that is absent or responsible for abnormality. मतलब आपका जीन थेरेपी ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, या तो वो क्या करेगा? रिप्लेस करेगा जीन को, या तो अल्टर करेगा, या तो सप्लीमेंट करेगा जीन्स को, ऐसे जीन्स को जो कि डिफेक्टिव है, बाय अल्टरिंग इट, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मेलिटी। डन? हो गया बच्चा लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके अब जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 बताया, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ जेनेटिक डिसीजेस, राइट? तो इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय रिप्लेसिंग द मिसिंग और डिफेक्टिव जीन, क्योंकि हर एक जीन के लिए अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल है, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जैसे कोई 2 डिसीज कंसिडर करते हैं, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ओके।
ये दोनों हमने कंसिडर किया, दो डिसीजेस। अब यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है बच्चा लोग, जेनेटिक सीक्वेंस भी नो कि जेनेटिक सीक्वेंस क्या होता है, राइट? इसका पैरिंग क्या हो जाएगा? ए का करस्पॉन्डिंग टी, जी का सी, सी का जी, टी का ए का टी। करेक्ट? समझ में आया इतना सबको? Yes. अब कलर ब्लाइंडनेस का, इसका करस्पॉन्डिंग टी का ए का टी, जी सी ए। ओके, अब नाउ अब समझ लो ये जो दोनों आपने जेनेटिक डिसऑर्डर लिया, दोनों में अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है? अब ये आपका जो हेमोफीलिया डिसीज है, कंसिडर इट कि यहाँ पे आपका एक जीन क्या है, मिसिंग है। ओके, जो जेनेटिक सीक्वेंस है इसका एक क्या है, मिसिंग है ये जीन का। आइदर इट कैन बी एक जीन का आपका सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस मिस हो सकता है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे यहाँ पे ये एक जीन हो गया, राइट? एक जेनेटिक सीक्वेंस हो गया एक जीन का, यस और नो? Yes. तो वैसे ही यहाँ पे दूसरा भी सीक्वेंस होगा, तो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस ही गायब है, मतलब पूरा का पूरा एक जीन ही मिस है। समझ में आ रहा है बात मेरा? देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आइदर इट कैन बी ओनली पॉइंट डिफरेंस, पॉइंट डिफेक्ट जिसे कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट जहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे डिफेक्ट है। ओके, सो वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग द जीन थेरेपी, या फिर आपका पूरा का पूरा जीन ही मिसिंग है। समझ में आ रहा है? सो बाय रिप्लेसिंग द मिसिंग और डिफेक्टिव जीन, सो जीन थेरेपी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी कैन जस्ट, हम इस डिसीज के साथ डील कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दिस gene is responsible for controlling the proper character. Okay, now this is either it is defective or it is missing, मतलब ये पूरा का पूरा गायब है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह नया अच्छा सीक्वेंस वाला एक प्रॉपर पूरा जीन डालेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, तो यहाँ ma'am. पे जीन थेरेपी कैसे यूज हुई है? बाय रिप्लेसिंग और मिसिंग द डिफेक्टिव जीन, जो भी रिप्लेसिंग था या फिर हमने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया जो भी मिसिंग या फिर डिफेक्टिव जीन था। डन? Yes. अब इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज दिस सप्लाई जीन्स दैट कॉज कैंसर सेल्स टू रिवर्ट बैक टू नॉर्मल सेल्स। ओके, अब जैसे ये हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की बात होगी, जैसे मैंने बोला देयर इज पॉसिबिलिटी कि आइदर एक पॉइंट में प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, और द होल जीन इज मिसिंग। तो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस जीन थेरेपी हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नया जीन डाल के वी कैन जस्ट करेक्ट दिस डिसीज। तो वहां पे जैसे बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हर एक जीन, हर एक डिसऑर्डर का प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट। समझ में आया बच्चा लोग? Hello, ma'am. हाँ बच्चा बोलो। मैम डिफेक्टिव जीन में चेंज इन डीएनए सीक्वेंस भी हो सकता है ना? यस, तो मैंने वही बोला ना, इट डिपेंड्स कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, डिफेक्टिव जीन में आप क्या बोल रहे हो, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करोगे? हाँ मतलब अगर जी सी के साथ नहीं पेयर कर रहा है, ए के साथ पेयर कर रहा है, तो चेंज हुआ ना फिर सीक्वेंस, फिर प्रॉपर नहीं है सीक्वेंस पेयरिंग का। तो कहाँ पे पैर कर रहा है ए के साथ जी? मैं मतलब डिफेक्टिव जीन्स में बोल रहा हूँ, मतलब एक एक ही हाँ, नहीं है ना। तो मैंने वही बोला, इट डिपेंड्स, अलग अलग डिसीजेस में डिफेक्ट कहाँ पे, इट डिपेंड्स। पेयरिंग में भी इश्यू हो सकता है, इट कैन बी अ पॉइंट, आइदर द होल जीन इज मिसिंग या फिर दिस होल जीन इज डिफेक्टिव। अब जैसे कि आपने एक एग्जांपल दे दिया, पेयरिंग में प्रॉब्लम है, तो जैसे यहाँ पे पेयरिंग में कुछ इश्यू हो गया, जीन ए के साथ पैर कर ले, तो पूरा का पूरा जीन क्या हो गया, इट इज नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट? So it can be said as this is defective gene, so we can then replace it. Okay, so there is probability, अलग अलग probability है हर एक डिसीज में, अलग अलग चीजों के तरीके से। ठीक है, तो जीन थेरेपी का यूज हम कहाँ कैसे करेंगे, फटाफट वो देख लेते हैं। जैसे कि डिसऑर्डर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके। ओके, तो सबसे पहले वी कैन रिप्लेस इट, राइट, जो भी मिसिंग या फिर डिफेक्टिव जीन है। नेक्स्ट, अभी जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना बच्चा लोग, वहां पे कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नॉर्मल सेल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, राइट? तो जब Yes. वो सेल्स, नॉर्मल सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, इट कन्वर्टेड इनटू अ कैंसरस सेल। तो जीन थेरेपी के हेल्प से वी कैन सप्लाई द जीन्स दैट कॉज कैंसर सेल्स टू रिवर्ट बैक टू नॉर्मल सेल्स। ओके, वी विल सप्लाई द जीन्स जो कि क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। समझ में आया? Yes. आपका नॉर्मल सेल्स था, व्हेन इट लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इट इज कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल, करेक्ट?
So with the help of gene therapy ये cancerous cell को we will try to convert it again to the normal cells. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके अब इसके अलावा अलग अलग वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी डिलीवरिंग द बैक्टीरियल और वायरल जीन्स एज अ फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन देन डिलीवर डीएनए टू एंटीजन एक्सप्रेशन जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जीन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं कोई भी वायरल रेप्लिकेशन के लिए या फिर वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग जीन्स दैट इज प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू ओके अभी जो डिलीवरिंग ऑफ जीन्स है ना बच्चा लोग सेल्स में आपका जो डिलीवरी हो रहा है देयर इज आल्सो टू वन इज एक्स वीवो डिलीवरी एंड द अनदर वन इज इन वीवो डिलीवरी ओके सो एक्स वीवो डिलीवरी में क्या होता है वेयर द सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट मतलब मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था इट इज मतलब टेकिंग आउट ऑफ द बॉडी ठीक है पेशेंट से बाहर निकाल के इस जीन को वायरल और नॉन वायरल वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है राइट whereas in vivo delivery में क्या होगा जहां पे आपका directly जो therapeutic agents है they are directly delivering in the cells of target sites of the patient रुको मैं बताती हूँ ये समझा सबको Yes. Yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं ना No. ओके तो अभी जैसे हम लोग कोई भी डिसीज है बच्चा लोग तो हम लोग उसको ठीक करने के लिए जीन्स को बाहर से डिलीवर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी राइट जीन हम लोग अंदर नया डाल रहे हैं ना यस और नो Yes. सो वहां पे डिलीवरी ऑफ जीन का दो तरीका है वन इज एक्स वीवो एंड द अनदर वन इज इन वीवो ओके और इट इज यूज ऑफ वायरोसोम्स मतलब 3 है ओके सो पहले एक्स वीवो इन वीवो देख लो एक्स मतलब बाहर इन मतलब अंदर राइट तो एक्स वीवो में क्या होता है जैसे एक पेशेंट है बच्चा लोग ठीक है आपका एक पेशेंट है जिसका जो बी जीन है बी मत कंसिडर करो 3 नंबर का जीन है ओके पेशेंट का जीन नंबर 3 इज डिफेक्टिव इतना समझ में आया सबको पेशेंट का जीन नंबर 3 इज डिफेक्टिव वी हैव टू करेक्ट दिस जीन so there are probability by using these 3 techniques नए जीन को डिलीवर कर रहा है अंदर तो इसका अलग अलग 3 तरीका है ओके सो वन इज एक्स वीवो मतलब क्या एक्स मीन आउट तो ये जो डिफेक्टिव जीन है बच्चा लोग वी विल जस्ट टेक आउट दिस P3 जीन क्या करेंगे हम लोग P3 को टेकन आउट ओके बाहर निकाले करेक्ट किए वापस पेशेंट में अंदर डाले समझ में आया Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने पेशेंट का ये जीन क्या किया बाहर निकाला उसको करेक्ट किया वापस से अंदर डाला ओके नाउ दिस इज हैपन इन द एग्जांपल ऑफ पार्किंसंस डिसीज एंड द अनदर वन इज इन वीवो इन मतलब अंदर तो इस केस में क्या होता है पेशेंट का आपका ये जो P3 जीन है ना बच्चा लोग डायरेक्टली आप जो नया जीन है इसी सेल में ये डिफेक्टिव जीन है राइट तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इधर इसको हमने बाहर निकाल के उसको ठीक करके फिर अंदर डाल दिया दैट इज एक्स वीवो टेक्निक इन वीवो टेक्निक हम लोग डायरेक्टली जो नया जीन है हमारा इसमें इसको डायरेक्टली अंदर इंट्रोड्यूस करके ठीक करेंगे ओके सो इन वीवो डिलीवरी आपका जो थेरापेटिक जीन्स है ओके जिसको आप लोगों को अंदर इंसर्ट करना है इसमें आपने बाहर निकाल के उस जीन को अंदर इंसर्ट किया राइट तो यहाँ पे आप क्या करेंगे डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी के अंदर यूज जीन्स को डिलीवर कर दोगे डायरेक्टली टिश्यू में फर्क समझ में आया Yes, ma'am. Yes. एक कॉमन सिंपल सा बताती हूँ एक्स वीवो में इट इज आउटसाइड ऑफ पेशेंट्स बॉडी एंड दिस इज इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी समझ में आया इतना फर्क समझ में आया दोनों Yes. एक्स वीवो में पेशेंट के बॉडी के बाहर निकाल के आप ठीक कर रहे हो इन वीवो में पेशेंट के बॉडी के अंदर ही आप डायरेक्ट जीन्स क्या कर रहे हो अंदर डाल दे रहे हो नेक्स्ट द थर्ड वन इज लास्ट वन इज यूज ऑफ वायरोसोम्स
वायरोसोम्स में क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ पे वायरोसोम्स या फिर यू कैन से बायोनिक चिप्स आर द अदर मेथड्स ऑफ जीन डिलीवरी। तो यहाँ पे आपका जो लिपोसोम या फिर इनएक्टिवेटेड, यहाँ पे जो आपका इनएक्टिवेट विद द हेल्प ऑफ दिस वायरस या फिर यू कैन से बायोनिक चिप्स। ओके, सो प्लस, सो ऑल दिस आर नथिंग बट द टेक्निक्स ऑफ जीन थेरेपी, कि आप जो जीन अंदर डिलीवर कर रहे हो उसके क्या क्या तरीके हैं। सो ऑल दिस थ्री आर द टाइप्स ऑफ डिलीवरिंग अ जीन। समझ में आया आप लोगों को? यस यस। क्लियर है सबको पक्का? बस वो यूज ऑफ वायरोसोम का आप रिपीट कर सकते हो मैम? यूज ऑफ वायरोसोम्स और बायोनिक चिप्स में क्या होता है बच्चा लोग, दिस इज बायोनिक, ओके, नॉट एम, दिस इज एन। यूज ऑफ वायरोसोम्स और बायोनिक चिप्स में यहाँ पे वायरस वगैरह को यूज किया जाता है टू जस्ट इंसर्ट दिस। अभी हमने जो भी यहाँ पे थेरेपेटिक एजेंट्स डाले हैं ना, सो बाय यूजिंग ऑफ दिस वायरोसोम्स और बायोनिक चिप्स की वजह से उन चीजों को अंदर इंसर्ट किया जाता है, जीन डिलीवरी के लिए हेल्प करता है, मतलब बॉडी के अंदर। समझ में आया? यस। अभी यहाँ पे कैसे डायरेक्टली आपका जो थेरेपेटिक एजेंट था, हम लोग उसको डायरेक्टली इस सेल में टारगेट करके डाल रहे थे, राइट? डायरेक्टली वी आर इंजेक्टिंग द थेरेपेटिक एजेंट्स इनटू दिस सेल। अब यूज ऑफ वायरोसोम्स और बायोनिक चिप्स में क्या होता है, वी आर गोइंग टू यूज द वायरोसोम्स और बायोनिक चिप्स टू जस्ट एंटर दिस थेरेपेटिक एजेंट्स टू दिस सेल। मतलब यहाँ पे हम लोग एक मिडवे ले रहे हैं। डिफरेंस एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक्स विवो में वी आर टेकिंग आउट दिस सेल, बाहर निकाले, जीन हमने अंदर डाला, वापस से इसको हम लोग अंदर डाल दिए। समझा? दिस इज एक्स विवो टेक्निक। इन विवो में हमने क्या किया, ढूंढा टारगेट, ये हमारा टारगेट है, राइट? इसमें हमको थेरेपेटिक एजेंट डालना है। डायरेक्टली हमने क्या किया, बॉडी के अंदर, इसको बाहर नहीं निकाला, बॉडी के अंदर ये जीन प्रेजेंट है, डायरेक्टली टारगेट सेट किया और थेरेपेटिक एजेंट को अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये समझ में है? दिस इज इन विवो टेक्निक। And the last one is use of virosomes और bionic chips. So with the help of virosomes और bionic chips, हम लोग थेरेपेटिक एजेंट्स को यहाँ तक डिलीवर कर रहे हैं, बट नॉट डायरेक्टली। यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली किया। यहाँ पे वी आर यूजिंग द वायरोसोम प्लस बायोनिक चिप्स। तो अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, यू वांट टू राइट इट? डिफरेंस लिखना है या फिर समझ गए हो? सो वी विल मूव फर्दर। लिखना है या आगे पढ़ाऊं? बोलो। लिखा मैम। Okay, so let's go to the forms of gene therapy. जैसे कि we know gene therapy is further divided to germline gene therapy and the somatic cell gene therapy. Difference I hope पहले से ही आप लोगों को पता है, germline gene therapy क्या होता है, somatic cell और germ cells पहले बताए थे ना मैंने आप लोगों को। यस मैम। यस। Okay, so gene therapy में two parts. One is germline and the another one is somatic cell. जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी। डिफरेंस क्या है देखो, जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होता है बच्चा लोग, आप लोगों का जो हेल्दी जीन्स है ना, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि पहले ही मैंने बताया है आपको, सेक्स सेल्स दैट इज द स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स एंड एग इन केस ऑफ फीमेल्स, लाइक, राइट? यस। तो जर्म लाइन मतलब जो चीजें सेक्स डिटरमाइन कर रही है, आप उसमें करेक्शन कर रहे हो जर्म थेरेपी में। सो यू कैन मेक द चेंजेस आइदर इन द स्पर्म और एग, और देयर इज पॉसिबिलिटी जब दोनों का फ्यूजन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है, राइट? तो अगर आप एम्ब्रियो में भी कुछ चेंजेस कर रहे हो, अर्ली एम्ब्रियोज, ओके, अर्ली एम्ब्रियोज मतलब जाइगोट के जस्ट बाद वाला स्टेज, 2 सेल का जाइगोट होता है, ओके, जो 2 to 4 you can say या फिर 4 to 2 to 8, okay, so this is called as early embryo cell. समझ में आया? So changes germline gene therapy में changes in sperms, eggs और early embryos is introduced, okay, जो भी changes, genetic changes करना है, that is done in this cells, और this is very highly effective अगर जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? जैसे अभी हमने वो हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस वाला देखा ना, इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी वाला जीन, राइट? अब समझ लो यहाँ पे एक चाइल्ड है, ओके,
जिसका आप यहाँ पे बात कर रहे हो स्पर्म जीन्स, या फिर यू कैन से इट कि लेट हो गया, आपने स्पर्म और एग्स में करेक्शन नहीं करा है। इसकी चाइल्ड का जो मदर है वो कैसी है, हेमोफिलिक है। कैसी है, हेमोफिलिक, मतलब जो हेमोफीलिया से सफर कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो यू वांट कि ये जो चाइल्ड है आपके, इस चाइल्ड में ये हेमोफिलिक डिसीज ना हो। ओके, तो व्हाट यू विल डू, अभी ये चाइल्ड जो बनने वाला है, यू डोंट नो कि अभी इसकी मदर को हेमोफीलिया, राइट? तो मतलब क्या इफेक्टेड रहेगा, एक्स, यस और नो? मदर को तो योर एक्स एंड एक्स विल बी अफेक्टेड, करेक्ट? Yes. एंड जो आपका स्पर्म है दैट विल बी फ्री, क्योंकि फादर को कुछ नहीं है। ओके, तो ये अफेक्टेड नहीं हो, आपका जो मदर का जीन्स है दैट विल बी अफेक्टेड। अब आइदर यू हैव टू प्रोबेबिलिटी, आपके पास दो प्रोबेबिलिटी, दो चांसेस है। आइदर यू कैन डू द करेक्शन इन दिस एक्स सेल्स बाय यूजिंग द जर्मलाइन जीन थेरेपी, या फिर जैसे उतनी समय आपने नहीं किया, ओके, वो टाइम पर आपको नहीं सूझा और आपने नहीं किया, सो यू कैन डू अ लेटर ऑल्सो। जैसे अभी यहाँ पे फ्यूजन हो गया दोनों का, राइट? तो अभी आपका समझ लीजिए फीमेल चाइल्ड बन गई या फिर मेल चाइल्ड बन गया, ठीक है? तो अगर फीमेल चाइल्ड भी बनी तो एक एक्स मॉम का होगा, एक एक्स डैड का, राइट? Yes. 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 इन दिस केस अगर जैसे आपने एक्स में करेक्शन नहीं किया है, सो यू कैन डू इट लेटर इन अर्ली एम्ब्रियो स्टेज। दिस इज कॉल्ड जर्म लाइन थेरेपी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब जर्म लाइन जीन थेरेपी है ना जो बच्चा लोग, ये ह्यूमंस में बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल एंड एथिकल रीजन, जिसके वजह से काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके वजह से इनको ह्यूमंस में कम यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया जर्म लाइन जीन थेरेपी। नाउ सोमैटिक सेल थेरेपी। अब सोमैटिक सेल्स मतलब क्या होते हैं, सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी के जितने भी बॉडी के सेल्स है, लाइक, Skin cell. बराबर? Yes. Okay, Yes. so in the type of somatic cell gene therapy, gene is introduced only in somatic cells. Somatic cells मतलब जैसे कि क्या क्या, इन सोमैटिक सेल्स, अभी जहां पे हम जीन थेरेपी कर सकते हैं वैसे सेल्स वी हैव टू राइट। ओके, जैसे कि आपका बोन मैरो सेल्स हो गया। बोन मैरो सेल्स का काम क्या होता है बच्चा लोग बताओ? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, RBCs. यस, आरबीसीज। बोन मैरो सेल्स हो गया। हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स मतलब किसके सेल्स? Liver. Liver. Okay. लिवर Liver. सेल्स, यस, वेरी गुड। फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट मतलब किसके सेल्स? Triple. अच्छा sorry. Fibro. सॉरी आवाज नहीं आ रही है। No मैम, मैं गलती से ट्रिप्लोब्लास्ट का बोलने वाला था। फिब्रोब्लास्ट मतलब क्या? आप लोगों का होमवर्क आज, आप लोगों को ये फिब्रोब्लास्ट फाइंड करना है। ओके, so somatic cell gene therapy में there are some somatic cells like bone marrow cells, hepatic cells, fibroblast cells etc, जहाँ पे और भी टाइप के cells होते हैं। so we are doing the gene therapy in such type of cells. okay, अब नर्वस सेल्स भी है, इंडोक्राइन सेल्स, सो देयर आर लॉट ऑफ सेल्स। अब तुम सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी की तुम्हारे बॉडी में तो कितने सारे सेल्स है, करेक्ट? Yes. Yes. ओके, सो यहाँ पे वी कैन डू द जीन थेरेपी ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्स जिसमें बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो सच टाइप हियर द जीन थेरेपी इज गिवन टू द पर्सन ताकि फ्यूचर में कुछ भी अफेक्ट ना हो। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स ओनली अफेक्ट द पर्सन बीइंग ट्रीटेड। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया बच्चा लोग कि यहाँ पे फर्क देखो दोनों में। जर्म लाइन में आप जो भी चेंजेस करोगे वो चाइल्ड को अफेक्ट करेगा, राइट? यस और नो? Yes. क्योंकि यहाँ पे यू आर डीलिंग विद द सम स्पर्म्स, एग्स और द होल एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे इट विल अफेक्ट द चाइल्ड। बट सोमैटिक सेल्स में कैसा होता है, अब जैसे आप समझ लीजिए पर्सन ए में आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, ओके, तो देर इज अभी ऐसा चांसेस नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम किसी ने तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मदर को अगर स्नेक ने काटा है, एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई है एंटीबॉडीज, तो वो चाइल्ड में भी पास ऑन होगी, राइट? सेम, तो वहां पे आंसर क्या था, नहीं, करेक्ट? तो सेम यहाँ पे भी अगर आप सोमैटिक सेल जीन थेरेपी अगर मदर को कर रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट
कि जो उसके बाद उसकी जो चाइल्ड होगी उसको भी वो चीज मतलब करेक्शन वाला जीन्स पास नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यस। नहीं समझे? देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इसको जेनेटिक डिफेक्ट है, इसके जीन बी में प्रॉब्लम है। ओके, समझ में आप लोगों को? नेचुरली ये पर्सन को जीन बी में डिफेक्ट है, इतना समझ में आया? यस। नाउ आफ्टर दिस सोमैटिक जेल जीन थेरेपी आपने इसका क्या किया, करेक्शन किया। अब इसका जो जीन का डिसीज था जेनेटिक डिफेक्ट, इट इज नाउ करेक्टेड। ओके, ये ठीक हो गया, तो यू कैन सी इट इज बी प्लस। ओके, ठीक होने के बाद ये जीन बी था और जीन दिस इज डिफरेंस, आपको डिफरेंस समझ में आया, तो ये बी प्लस हो गया। अब समझो ये पर्सन कैसा है, ठीक वाला है, इट इज करेक्ट आफ्टर द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। और ये पर्सन कैसा है, बिफोर द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। इतना समझा बच्चा लोग? यस मैम। सो नाउ आफ्टर जीन थेरेपी आप समझ लो ये जो मेल या फिर फीमेल है, यू कैन कंसिडर इट, ये फीमेल है, तो अभी ये लेडी को बाद में चाइल्ड होने वाला है, ठीक है। तो अब जो ये चाइल्ड होगा बच्चा लोग, उसके पास कौन सा जीन जाएगा, बी जाएगा या बी प्लस जाएगा? बी प्लस। पक्का? वही आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो चाइल्ड है इसके पास बी वाला जीन जाएगा, नॉट बी प्लस। वाई? रीजन क्या है बच्चा लोग? क्योंकि जब ये फीमेल थी, जो नेचुरल जीन था दैट वाज बी जीन, करेक्ट। इसको हम लोगों ने आर्टिफिशियली वी हैव करेक्टेड इट, आर्टिफिशियली हमने इसको ठीक किया ताकि इस वुमेन में प्रॉपर फंक्शनिंग हो। बट जब ये प्रेग्नेंट होगी और जब चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, नया जो चाइल्ड होगा, द जीन दैट इज नेचुरली प्रेजेंट वही पास होने वाला है, नॉट दिस करेक्टेड जीन। तो इतना समझ में आया? जम लाइन में हमने क्या देखा कि सारा का सारा अफेक्ट डायरेक्टली वो चाइल्ड पे कर रहा था, राइट? यस। But modification of somatic cells only affect the persons being treated. जिसका ट्रीटमेंट हुआ है वो उसी को अफेक्ट करेगा, उसके फ्यूचर जनरेशन में ये ना तो पास होगा ना तो अफेक्ट करेगा। समझ में आया? यस ओके, मैम। तो एक काम करो। क्या बच्चा? आपने वो बोला था ना फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, हाँ। वो मतलब फाइंड आउट करके हम्म। बताओ। तो फिब्रोब्लास्ट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है टिश्यू प्लांट होता का, है। जो कि एज अ हीलिंग फैक्टर भी काम आता है प्लांट्स में। प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होता बच्चा फिब्रोब्लास्ट। होता है मैम। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? टू कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, प्लांट में क्या काम करता है वो? क्या बताया आप? एज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड अ हीलिंग फैक्टर। हीलिंग फैक्टर। ओके, और एनिमल्स में क्या फंक्शन करता है? मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वो मैक्रोफेजेस वगैरह बताया था, याद है? दैट इज मैम फाउंड इन ब्लड। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल्स होते हैं। यस, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एग्जैक्टली। जो फैट टिश्यू आप बोल सकते हो, फैट डिपोजिशन वाले टिश्यू होते हैं ना, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज एरियोलर टिश्यू। तो वहां पे आपका फिब्रोब्लास्ट जो है वो फाउंड किया जाता है, पाया जाता है, फाइंड होता है। ओके, डन। यस। सो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इतना समझा बच्चा लोग कि जो पर्सन का ट्रीटमेंट हुआ है सिर्फ वही अफेक्ट होगा, उसके आगे के जनरेशन में ये कुछ भी पास नहीं होने वाला है। समझ में आया इतना सबको? यस। ओके, अब जो आपका सोमैटिक जीन थेरेपी है बच्चा लोग, इट इज यूज ओनली ऑफ द एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड डिसऑर्डर जैसे कि आपका कैंसर हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो सिर्फ एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में ही इसे यूज किया जाता है। वैसे तो लॉट ऑफ डिसीजेस देयर, बट हमको एक ही दो लिखना है। ठीक है, चलो अभी फटाफट एक एक लाइन लिख लो दोनों में। सो जीन लाइन जम थेरेपी में इट डील्स विथ, जर्म लाइन जीन थेरेपी में लिखो, इट डील्स विथ स्पर्म्स, eggs और अर्ली एम्ब्रियोस। डन।
डन बच्चा Yes, लोग। ma'am. सेकेंड पॉइंट इसमें लिखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो मॉडिफाइड जीन इट इज नॉट पासिंग टू नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, यहाँ पे पास ऑन होगा क्योंकि हम लोग सारा चेंजेस स्पर्म और एग्स में ही कर रहे हैं, राइट। इनिशियल स्टेज में वी आर डूइंग करेक्शन, तो जैसे ही चाइल्ड बन रहे या फिर चाइल्ड बनने से पहले अगर आप स्पर्म या एग में ही करेक्शन कर दे रहे हो तो बाद में चाइल्ड में भी ऑटोमेटिकली यही जीन्स आएगा, यस और नो। एम्ब्रियो आपका ये दोनों से बनेगा ना, तो जब आप इसी में करेक्शन कर रहे हो तो बच्चे में भी वही जीन आएगा, तो बच्चा फिर बड़ा होके जब वापस से उसका बच्चा होगा तो ऑटोमेटिकली करेक्टेड जीन्स ही पास होगा। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखो, मॉडिफाइड जीन्स आर transmitted to next generation, transmitted to next generation. Done. Yes, ma'am. सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में लिखो, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इट डील्स विथ बोन मैरो सेल्स, हेपेटिक सेल्स, फिब्रोब्लास्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लोग ने सेकंड पॉइंट क्या लिखा बच्चा लोग, कोई एक जन रिपीट करो। Modified gene are transmitted to next मॉडिफाइड generation. लिखे हो ना, Yes, that ma'am. modified is important. Okay, so यहाँ पे done first point, it deals with bone marrow cells, hepatic cells, fibroblasts, etc. Done this much. Yes, ma'am. यहाँ पे second point लिखो, modified genes are not transmitted, transmit मतलब क्या, passing, okay, pass on, are not transmitted from one generation to next generation, या फिर सिर्फ इतना लिखो, are not transmitted to next generation, that is I.T, that is it affects only, the person being treated, that is it affects only the person being treated, मतलब क्या, जिस पर्सन का ट्रीटमेंट हुआ है वो सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा, समझ में आया। इट इज नॉट गोइंग टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, समझ में आया बच्चा लोग। यस मैम। ओके, इसमें सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में एक और पॉइंट लिख लो लास्ट, this is used for the treatment of acquired disorder, ACQUIRED, acquired disorders like acquired disorders like cancer, hemophilia, sickle cell anemia, etc. These are the examples of acquired disorders. Okay, so somatic cell gene therapy deals with the acquired disorders like cancer, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Done बच्चा लोग। Yes ma'am. Okay, so is it clear to everyone? So germline deals with the sperm, eggs or early embryos. It is passing from one generation to next generation, that is it is transmitted, whereas somatic cell genetic therapy, it deals with the bone marrow cells, hepatic cells, fibroblast cells, etc. And it cannot pass from one generation to next generation. It deals only the person being treated, जिसका treatment हुआ, it affects only that person. इसके अलावा here we are also written that this gene therapy is used for the treatment of acquired disorders such as cancer, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे डिसीजेस। क्लियर है बच्चा लोग इतना? Yes, ma'am.
ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे